ग्रेविटेशन क्या क्या कर सकता है? इट कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना भाई? कैसे? ऑब्वियसली ये तो सबसे सिंपल एग्जांपल है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ ऊपर छोड़ दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और ये एक्सेलरेट करता हुआ नीचे जाता जाएगा, राइट? ठीक है, चलो। ड्राइंग उतनी अच्छी लग नहीं रही है ना, तो ड्राइंग पे हम भरोसा नहीं करते। चलो, इट कैन ऑल्सो डिक्रीज स्पीड। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम कौन कर रहा है? ग्रेविटी। ओके। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, लेट्स से कि एक लेज से हमने एक बॉल को आगे की तरफ धक्का दिया है, तो ये बॉल का मोशन कैसा होगा? कुछ इस तरीके से नीचे जाएगी, ठीक है? तो इस बॉल की स्पीड का डायरेक्शन चेंज करने वाला फोर्स कौन है? वो भी ग्रेविटी है। और क्या कर सकता है? एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटी हल्के और भारी में फ़र्क नहीं करती, ठीक है? तो ग्रेविटी दो ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिराती है, और दोनों का एक्सेलरेशन क्या होता है? एग्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, है ना? मैंने आपको एक लास्ट क्लास में शायद प्रॉब्लम दी थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एक बार किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करके देखो तो एक बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, और वो बड़ी वैल्यू का कोई सेंस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि एक घंटे के लिए हम किसी एक ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स के अंडर रख नहीं पाते कि एक घंटे तक उसकी स्पीड बढ़ती रहे, वो एक्सेलेट करता रहे। पर अगर रख पाओगे तो आप देखोगे कि ये उसकी स्पीड को कितना ज़्यादा बढ़ा देता है किलोमीटर पर आवर में, है ना? तो दैट इज समथिंग यू कैन डू, बट डू रियलाइज कि इसका कभी भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अलावा कोई और यूनिट यूज़ नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाते हैं हम लोग फॉर सम सिचुएशंस, ठीक है? चलो, पर ये डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड है इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको वेक्टर कन्वेंशन में लिखोगे तो आपको इसको माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी आपको एक्सेस दिया हुआ है, चाहे वो जे कैप दिया हो या वो के कैप दिया हो, यूजुअली जे और के में ही आता है, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए ये माइनस साइन आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप जे कैप के फॉर्म में अगर लिख रहे हो तो आपको माइनस लिखना ज़रूरी है। इन क्वेश्चंस को हम लोग जब डील करेंगे तो मैं आपको समझाता हूँ कहाँ माइनस काम आएगा और कहाँ नहीं आएगा। इनफैक्ट जैसा कि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है सब लोगों के, सारे जितने भी मैंने आज तक स्टूडेंट्स देखे हैं सब परेशान है इस चीज़ से कि सर कब माइनस यूज़ करना है और कब नहीं करना है। तो मैं बोलता हूँ हमेशा माइनस यूज़ करो। लेट मी जस्ट हेल्प यू विद दैट विद क्वेश्चंस, है ना? पहले हम इस बात पे फोकस करते हैं कि भारी और हल्का ऑब्जेक्ट साथ में गिरता है और इनका एक्सेलरेशन सेम होता है, पर हम प्रैक्टिकली जब इस चीज़ को करने जाते हैं और हम कोई बहुत हल्का ऑब्जेक्ट गिराते हैं तो वो स्लो गिरता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है एयर रेजिस्टेंस, और एयर रेजिस्टेंस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट या काफ़ी मेजर रोल हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लो करने में। एयर रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा आगे जाके हम पढ़ेंगे फोर्सेज वाले चैप्टर में। फिलहाल आप ये मान के चलो कि एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे जब तक हम इन चैप्टर्स में, काइनेमैटिक्स में स्पेशली, ठीक है? तो ये तो इग्नोर किया जाएगा, और ग्रेविटी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही दिया होता है तो हम लोग उसी को यूज़ कर रहे हैं। बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको कैलकुलेटर ही यूज़ करना पड़े या वैल्यूज़ कट रही हो, वहाँ जाके आप 9.8 यूज़ करते हो और वो गिवन होता है क्वेश्चन में, तभी यूज़ करते हो, वरना आपको 10 ही यूज़ करना होता है, ठीक है? ये सारी बातें आपको पता ही है। एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो बारिश में बाहर खड़ा होना भी बहुत रिस्की हो जाता। तो अगर आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो जाती अगर वो मान लो 1 किलोमीटर का हाइट से गिर रहा होता, ठीक है? 1 किलोमीटर एक बहुत छोटी हाइट ली है। ऑब्वियसली बारिश और ऊपर से भी आ सकती है, कभी कभी इससे नीचे से भी आ जाती, पर 1 किलोमीटर एक एवरेज हाइट मान सकते हो तुम लोग हमारे क्लाउड्स की, ठीक है? तो 1 किलोमीटर की हाइट से अगर ये गिरती है रेन तो इसकी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आपको देखो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम का कोई जिक्र हो नहीं रहा, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो? आप वो इक्वेशन यूज़ करो जिसमें टाइम नहीं है। तो आप यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाओ, और फाइनल वेलोसिटी विल बिकम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या यहाँ पे प्लस लेना है कि माइनस लेना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग सिर्फ ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं। तो आप +10 लिख के कर दोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि वेलोसिटी डाउनवर्ड ही होगी, है ना? बट टेक्निकली अगर आप चलना चाहो तो आप माइनस ले सकते हो। उसमें आपको ऐसे लिखना पड़ता है -10 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका एक्सेलरेशन है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे 1 किलोमीटर आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी -1 किलोमीटर होगा, ठीक है? और यहाँ पे -1 किलोमीटर जब आप डिस्प्लेसमेंट लिखते हो तो आपका यहाँ पे भी एक जे कैप आता है, और इवेंचुअली ये माइनस माइनस कट के आपका आंसर एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो 1 किलोमीटर को आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे आपको 1000 मीटर यूज़ करना पड़ेगा, और ये आंसर आपका कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000
मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ पे भी मीटर था, यहाँ पे भी मीटर था, और यहाँ पे स्क्वायर तो था ही। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कुछ ऐसे आ रही है, वी की वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू 100 मीटर पर सेकेंड, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 141 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। तो 141 मीटर्स पर सेकेंड, अगर आपको ये कन्वर्ट करके किलोमीटर पर आवर में सोचना है या इमेजिन करना है तो वो भी कर देता हूँ मैं। आपको यहाँ पे मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा 1/1000 ऑफ अ किलोमीटर, और सेकेंड्स बन जाएगा 3600 ऑफ अ, या 1/3600 ऑफ एन आवर। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ये दो जीरोस हटा दिए, और 141 इंटू 36, 141 इंटू 36, That would be 5076. 50, बस छोटा ही है ना, उसमें से 10 भी कट गया, तो 507 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड आ गई। काफ़ी तेज़ स्पीड है, कम नहीं है ना, अच्छी खासी स्पीड है। 500 मीटर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यूजुअली हमारा तो कुछ नहीं चलता, हमारे एरोप्लेन्स थोड़ा सा इससे ज़्यादा स्पीड पकड़ लेते हैं, और हमारे कार्स थोड़ी सी इससे कम स्पीड पकड़ती हैं, बट दिस स्पीड इज़ इनफ टू किल यू। अगर आपके सिर पे एक छोटा सा मासिव, एक पत्थर के साइज का टुकड़ा भी आपके सिर पे स्पीड से टकराए तो, राइट। तो एयर रेजिस्टेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू स्लो डाउन लाइटर ऑब्जेक्ट्स, जबकि हैवियर ऑब्जेक्ट्स पे भी वो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स लग रहा है। इनफैक्ट एयर रेजिस्टेंस का फोर्स कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, यूजुअली वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है और स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का मास नहीं देखता ये फोर्स, ये सरफेस एरिया और स्पीड देखता है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं। यहाँ पे सरफेस एरिया में सिर्फ सरफेस एरिया ही नहीं, शेप भी मैटर करती है, तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड नंबर, पर वो नंबर यूजुअली आपको कैलकुलेट करने को बोलते नहीं है, ठीक है। ये नंबर आपको दिया होता है क्वेश्चन में, और आपको खाली वेलोसिटी के साथ उसको चेक करना होता है। तो वील गेट इनटू दैट वेरी सून। अभी हम आगे चल सकते हैं, और इंक्रीज और डिक्रीज के फॉर्मूलाज को हम लोग चेक करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है सारे लोगों के साथ, वो यही है कि इसके ग्राफ्स भी बनाने पड़ते हैं, और इसकी वैल्यूज़ भी पॉजिटिव नेगेटिव लेनी पड़ती हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मुझे प्रैक्टिस करते हुए देख लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे बतानी है, वो मेरे को एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेविटी देनी है तुमको, है ना। देखो, अगर मैं तुमको कुछ बहुत सिंपल से क्वेश्चंस दूं, जैसे कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट मैंने रखी है 125 मीटर, और अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि जब ये बॉल ज़मीन तक आएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और इसका टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप बहुत सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, इट्स क्वाइट इजी, क्योंकि अब आप v के लिए तो v² = 2as लगा सकते हो, और आप यहाँ पे 2 इंटू -10 ग्रेविटी का और -125 आपके डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन लगाओगे, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 500, है ना। 125 इंटू 2, 250, सॉरी 2500, 2500 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया, और वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी ±50 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आप माइनस वाली वैल्यू लोगे तो -50 जे कैप आपका आंसर हो जाता है वेलोसिटी का। क्यों माइनस लोगे? क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो माइनस वाला वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू है। टाइम कितना लगा? टाइम के लिए आप v = u+80 लगा लो, तो v की वैल्यू पता है, u+80 यूज़ करना है, u की वैल्यू 0 है, तो -50 = -10 इंटू टाइम, और यहाँ पे टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड्स आ जाती है। तो आपको यहाँ पे टाइम और वेलोसिटी पता है। तो किसी भी क्वेश्चन में किसी भी हाइट की बिल्डिंग दी हो, आपको टाइम और वेलोसिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनिशियली अगर कोई वेलोसिटी आपको पहले से दे दी होती तो भी आप कर लेते, तो कोई मुश्किल काम होता नहीं। पर मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इसका पूरा ब्रेकडाउन। मैं जानना चाहता हूँ कि ये हर सेकंड में क्या कर रहा था, ठीक है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है। तो ये 125 मीटर्स की बिल्डिंग में वापस लेता हूँ। चलिए, तो अब आप यहाँ पर 0 टाइम पर 0 वेलोसिटी लेके ऊपर से शुरू हुए। अभी मैं इनिशियल वेलोसिटी नहीं रख रहा, ठीक है। जब आप यहाँ पे इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे, इनफैक्ट मैं तीनों ग्राफ बना देता हूँ, तो हमको पता है कि इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा दिखता है। तो दैट्स द सिंपलेस्ट ग्राफ, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 है, तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना। एक्सेलरेशन टाइम, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे सेकंड्स, और ये वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट चलती रहेगी, बिल्कुल सीधी लाइन। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी को हम -10 अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे में वेलोसिटी फंक्शन कैसा होता है, तो आपकी ग्राफ्स वाली क्लास आपको याद होगी। वेलोसिटी फंक्शन के लिए हमको इसको अलग करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि इनिशियली वेलोसिटी 0 है, पर फिर ये वेलोसिटी डिक्रीज होगी ना, या डिक्रीज नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी तो इंक्रीज ही हो रही है पर नेगेटिव डायरेक्शन में हो रही है। तो आपका ये वेलोसिटी कुछ इस तरीके से नीचे बढ़ता जाएगा, और हर सेकंड में ये वेलोसिटी 10 10 का गेन करती जाएगी, है ना। तो यहाँ पे एट 1
यहाँ पे एट 2, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ ही कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ये सारे ग्राफ्स हम कर चुके हैं, तो ये लाइंस अच्छी नहीं लग रही मेरे को, मैं हटा रहा हूँ और खाली ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी, कि यहाँ आ जाएगा -10, -20, -30 मीटर पर सेकेंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मैं अभी बना के बताता हूँ। ओके, अभी पहले ये देखो कि इस ऑब्जेक्ट का नीचे गिरने का जो काम है वो इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इसमें तुम t के अलग अलग वैल्यूज़ डालते जाओ और वो अलग अलग हाइट्स देता जाएगा। तो जैसे अब हम जानते हैं कि u तो 0 ही है, तो अगर मैं इसको हटाऊं और मैं सिर्फ t की वैल्यू हाफ 10t² लिखा हुआ है, जिसको मैं यहाँ पे 5t² कर सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे S1 करते हो, जहाँ पे t की वैल्यू को 1 रखा जाता है, तो आपका आंसर आता है 5 मीटर्स। पर ये -10 है ग्रेविटी का, इसलिए -5 हमेशा एक नेगेटिव फंक्शन रहेगा और टेक्निकली इसका आंसर आएगा -5 मीटर्स। अगर आप S2 करते हो तो 2 सेकेंड्स पे t² की वैल्यू 4 हो जाएगी और ये बन जाएगा 4 × 5 माइनस का 20 मीटर्स। 3 के लिए हो जाएगा 9 5 सही बोला ना, तो 45 माइनस का 4 के लिए हो जाएगा माइनस का 80 मीटर्स और 5 के लिए हो जाएगा माइनस का 125 मीटर्स। ठीक है, एक बार ये चेक भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि मैं इस पूरी हाइट को ब्रेक कर देता हूँ। तो अब आप देखो, हम ऊपर से शुरू हुए थे, नीचे का पॉइंट 125 मीटर्स का नेगेटिव साइन पे आ गया और ऊपर का पॉइंट जो है वो 0 है। ठीक है, उल्टा क्यों किया, ऐसे ही आप सीधा भी करके देख लोगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली ऊपर से जब हम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये सारे डिस्प्लेसमेंट्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक मार्कर लगाना है इस पॉइंट पे जो कि -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर थोड़ा सा दूर चल के एक मार्कर यहाँ पे -20, फिर इससे थोड़ा सा दूर चल के एक मार्कर यहाँ पे -45, मेरे को लग रहा है मैंने, वैसे चल जाएगा -80 और फिर -125। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हाइट्स वेरी कर रही हैं। अब इसकी इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है, एक तो इन सबको हर एक सेकंड के डिस्टेंसेस से कंपेयर करो। तो अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि ये इस सेकंड में, और इससे पहले ये कहा था S0 पे ये 0 मीटर्स पे था, तो ये वाला जो इसका सेकंड था ये इसका फर्स्ट सेकंड था। ठीक है, ये वाला इसका सेकंड होगा, यहाँ से नीचे इसका थर्ड सेकंड शुरू हो गया, या एक्चुअली कंटिन्यू हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये फोर्थ सेकंड पे चला है और यहाँ से यहाँ तक इसने फिफ्थ सेकंड कवर किया है। ठीक है, ये ग्राफ्स का अब रोल थोड़ा सा कम हो गया है, मैं इनको हटा देता हूँ, फन नहीं है इन ग्राफ्स को देखने में, फन जो आएगा वो बाद में आएगा। तो अभी इसको समझो, यहाँ पे इसने कितने डिस्टेंसेस कवर किए हैं हर सेकंड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट सेकंड में इसका 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर हुआ है। ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, -5 लिख देना। जब उसके नेक्स्ट की बात करी हमने तो यहाँ पे 5 से 20 तक पहुंचा है, 5 to 20, तो इसने 15 मीटर्स कवर किए। इसके अगले वाले में देखो 22, 45, 25 मीटर्स कवर किए, उसके अगले वाले में 35 मीटर्स और उसके अगले वाले में 45 मीटर्स। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ये हाइट, जैसे जैसे इसको टाइम ज़्यादा मिलता गया वैसे वैसे इसके डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड बढ़ते गए, है ना, डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड बढ़ते गए। इसका क्या मतलब है कि एवरी टाइम इट कवर्स मोर डिस्टेंस, किस रेशियो में, तो आप यहाँ पे रेशियो भी देख सकते हो, ये रेशियो हो जाता है 1:3:5:7:9। ठीक है, एक तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इनफैक्ट ये जो रेशियोज है ना, ये किसी भी एक्सेलरेटिंग मोशन के डिस्टेंसेस या डिस्प्लेसमेंट्स का रेशियो होता है, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ग्रेविटी, ये हर जगह काम करेगा। ओके, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो ये है कि आप इसको ऐसे सोचो कि ये वाली जो वैल्यू थी ये तो ½ GT² की वैल्यू थी। ठीक है, और इसके साथ ऐड होता है यहाँ पर ut। इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, तो इसको खाली ½ GT² का डिस्टेंस मिला, राइट। अच्छा, अब अगर एक सेकंड बाद में तुमसे पूछता हूँ कि इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, तो आप यहाँ पे सोचो इनिशियली v0 जो कि u की वैल्यू है वो तो 0 थी। अगर मैं एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी पूछूंगा तो हमको पता है कि वो हर बार 10-10 का गेन करता जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर v2 -20 मीटर पर सेकेंड, फिर v3 -30 मीटर पर सेकेंड,
v4 माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड। तो ग्रेविटी का बेसिकली काम क्या है, अपनी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करना विद 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स एवरी सेकेंड, ठीक है। और वही हो रहा है यहाँ पे स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। और अब ये जो इंक्रीज इन स्पीड है, अगर इस वैल्यू को तुम इस 5 मीटर्स के साथ जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 थी और ग्रेविटी की वजह से ये हाफ जी टी स्क्वायर, जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है हाफ जी टी स्क्वायर 5 मीटर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और इसका हाफ जी टी स्क्वायर का वैल्यू 5, तो ये पहले सेकंड में 5 मीटर्स ट्रैवल किया। अगले सेकंड में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 हो जाएगी, सिर्फ उस सेकंड की अगर मैं बात करूं। तो अगर हम इसको सिर्फ इस मोमेंट पे, जब ये यहाँ पे बैठा होगा, इस मोमेंट पे अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये 1 सेकंड ट्रैवल कर चुका है ना। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, इसकी वेलोसिटी ऑलरेडी हो गई है -10 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी की वजह से 1 सेकंड में इसको 10 मीटर तो कवर करना ही है, और ग्रेविटी की वजह से इसको हाफ जी टी स्क्वायर कवर करना है, जो कि अगर सिर्फ 1 सेकंड के लिए हर बार निकाला जाए तो उसकी वैल्यू 5 ही होती। तो ये कितना ट्रैवल करना चाहिए यहाँ पे, 10 + 5, ठीक है। अब ये माइनस डायरेक्शन की वजह से कंफ्यूज ना होना, ये 10 मीटर्स यहाँ कवर करेगा और ग्रेविटी की वजह से 5 करेगा, तो इस बार इसका डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर्स होगा फॉर दिस सेकेंड। समझ रहे हो। अब यहाँ पे अगर ये आया तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, -20 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इस बार ये कितना कवर करेगा, 20 तो अपने खुद की स्पीड की वजह से और 5 ग्रेविटी का। क्यों, क्योंकि हाफ 10 और 1 सेकंड के लिए, सिर्फ हम 1 सेकंड के मोशन के लिए हम जानना चाहते हैं कि ग्रेविटी कितना नीचे गिरा रही है, 5 मीटर गिराएगी हर बार। तो इधर ये 20 + 5 25 कवर करेगा, विच इज रिटन हेयर। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका, ये वाला डिस्प्लेसमेंट 25। उसके बाद आपकी स्पीड भी हो गई है 30, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट 35। उसके बाद आपकी स्पीड भी हो गई है 40, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट 45। समझ रहे हो, 80 + 45 125 हो जाता है। दिस इज वेयर यू रीच। अगर ये यहाँ पे ज़मीन पे टकरा रहा है तो इसकी टकराने की स्पीड हो जाएगी -50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पर अगर यहाँ ज़मीन में एक खड्डा होता तो ये यहाँ से और नीचे 55 मीटर्स नीचे पहुँच जाता एक ही सेकेंड में, जस्ट इन द नेक्स्ट सेकेंड। अगर यहाँ पे एक खड्डा होता तो ये कहाँ पहुँचता, 55 मीटर्स डाउनवर्ड। तो 125 + 55 कितना हो जाता है, 180 मीटर्स। यहाँ माइनस साइन लगा दो, ठीक है। इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट गिरता है। और इसका अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना चाहो तो वो कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एक्सेस सही लो। इसको मैं एक बार चलेगा। तो ये फाइनली हमारा ग्राफ बन गया एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट का, है ना। ठीक लग रहा है, बुरा तो नहीं लग रहा। थोड़ा सा इसका स्मूथनेस कम है, उन पॉइंट्स को एग्जैक्टली टच नहीं कर रहा, पर इससे स्मूथ मेरे से बन नहीं रहा। ओके चलो, तो ये हमारा एक तो हुआ एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट का केस, और ये इसके ग्राफ्स हो गए, राइट। यही ऑब्जेक्ट अगर हमने नीचे से ऊपर फेंका होता तो कैसे मूव करता वो भी समझा देता हूँ, तो तुमको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ऑलराइट, चलिए। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, और इस बार मैं स्पीड कुछ और दे देता हूँ, कुछ भी और दे देते हैं। लेट्स से 50 की जगह 70 दे देते हैं। 10 के मल्टीपल्स में दे रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चंस में भी 10 के मल्टीपल्स में मिलेगा यूजुअली, और 10 के मल्टीपल्स में चीज़ें सॉल्व करनी सुपर ईजी हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि 70 की स्पीड है अगर इनिशियली, तो हर सेकंड में 10-10 कम होगी ऊपर जाते टाइम। तो टोटल 7 सेकंड्स में ये अपने टॉप पे पहुंच जाएगा, और फिर उसके बाद वापस 7 सेकंड्स लगा के नीचे आएगा, और एग्जैक्टली बिल्कुल सिमेट्रिकली वापस उस पॉइंट पे जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ तक पहुँच जाएगा, राइट। चलिए, तो इस केस में अपन ने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसकी वेलोसिटी मैंने इनिशियली 70 मीटर्स पर सेकेंड सेट करी, ठीक है। इसको हम एक बार के लिए 0 पे ले आते हैं, +70 सेट करिए। इसका क्या मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ जाएगा, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को ऊपर जाना है +70 मीटर पर सेकेंड के साथ, ठीक है। हम जानते हैं कि हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी कम होने वाली है, और ये वो सारी बातें हम कर चुके हैं। तो इसको प्रैक्टिकली देख लो।
तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये वाली जो हाइट है ये 100 मीटर्स है, ये हाइट 200 मीटर्स है। क्या हम सिर्फ इतना कैलकुलेट कर सकते हैं पहले से ही कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होने वाली है? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आपके पास दो तीन तरीके हैं। एक तो आप लगा सकते हो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, मैं दोनों लगा के बता देता हूँ। दूसरा आप इस पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as भी लगा सकते हो। कैसे? आपको पता है कि इनिशियली इस ऑब्जेक्ट की हाइट थी +70, ठीक है, और ये 7 सेकेंड्स के लिए हवा में रहेगा क्योंकि 7 सेकेंड्स बाद इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो ही जाएगी। आपको ये भी अगर चेक करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और आप बोलोगे कि इनिशियली इसको अगर +70 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे दी गई और इस पे ग्रेविटी लगी -10 की, तो कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी फाइनल जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। दिस विल टेल अस कि ये ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचेगा, वो टाइम यहाँ से निकल आएगा। तो आप -70 अपॉन -10 करोगे तो भी आपका आंसर 7 सेकेंड्स ही आ जाएगा, जो कि अभी हमने ओरली कर लिया क्योंकि हमको पता है कि हर सेकेंड में 10-10 कम होता जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे 7 सेकेंड्स लगाते हो और फिर इस कैलकुलेशन को करते हो तो इसके बाद आपको लिखना है प्लस हाफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे -10 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने ऊपर वाले डायरेक्शन को ऑलरेडी पॉजिटिव लेने की जिम्मेदारी उठा ली है, ठीक है। तो यहाँ पे -10 लिखोगे तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और यहाँ पे टाइम के स्क्वायर में आपको 49 लिखना पड़ेगा एंड दिस विल गिव यू एन आंसर कि 70 इंटू 7 होता है 490, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, तो एक प्लस साइन हटाओ, ये माइनस का साइन आ जाएगा 490/2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 490 का डबल कितना होता है? 980। तो 980 माइनस 490/2, बेसिकली इसका आंसर 490/2 आ रहा है, जो कि हो जाएगा 245 मीटर्स, ठीक है। तो 245 मीटर की हाइट जो कि अप्रॉक्सीमेटली इस ग्राफ में यहाँ पे आनी चाहिए जहाँ पे ये पोजीशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस ग्राफ को एक बार रन करके देखो और ये आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बना के देता जाएगा, तो अपन को वो ग्राफ बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया और धीरे 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 अपने मैक्सिमम तक पहुंचा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली वो पोजीशन वाली लोकेशन पे आ गया है ना, और फिर यहाँ से वापस नीचे आना शुरू किया। चलो, और ये फाइनली नीचे ज़मीन पे पहुंचा है 14 सेकेंड्स के मार्क पे। क्यों? क्योंकि 7 सेकेंड्स इसको जाने में लगे ऊपर, एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है 7 सेकेंड्स वाले मार्क पे ये टॉप पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, और फिर एग्जैक्टली 7 सेकेंड्स इसको वापस नीचे आने में लगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका अलग अलग एस्पेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको एक बार के लिए गायब करता हूँ और वापस यहाँ पे आओ। अगर दूसरी इक्वेशन से निकालना होता तो आप ऐसे निकालते, आप कहते कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, जबकि इनिशियली इसको ग्राउंड से 70 की वेलोसिटी से उछाला गया था और एक्सेलरेशन ऑल दिस वाइल -10 लग रहा है, तो कितना डिस्प्लेस कर जाएगा, ठीक है। आप इस इक्वेशन से कुछ इस तरीके से पूछ रहे हो। तो यहाँ पे माइनस का 4900 और नीचे यहाँ पे आ रहा है माइनस का 20 और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, तो ये 0 हटा, ये माइनस हटा, और फिर 490 का हाफ हो गया जो कि हो जाए 245 मीटर्स। तो आपको दोनों इक्वेशन से पता चल गया निकालना कि आप इसकी मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट निकालने का एक तरीका और भी तो है। अगर आप थोड़ा सा स्लो चलते या थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके चलते तो बिना किसी इक्वेशन को लगाए भी आप मैक्सिमम हाइट निकाल सकते थे। कैसे? हमको पता है कि ये ऑब्जेक्ट नीचे से 70 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया था, तो इसको अपने फर्स्ट सेकेंड में 70 मीटर्स तो कवर करना था ड्यू टू इट्स ओन वेलोसिटी। पर इस बार आप ये चीज़ का ध्यान रखना कि ग्रेविटी हमेशा 5 मीटर्स नीचे की तरफ करती है, तो अगर आप ऊपर से नीचे गिर रहे होते तो 5 मीटर्स का एडिशन किया था हमने, जैसे कि मैं आपको याद दिलाई दूं एक बार, कोई मिस्टेक नहीं करना यहाँ पर, कि हमने जब ऊपर से नीचे के कैलकुलेशंस किए थे तो हमने कहा था 0 से चला तो 5 मीटर ट्रैवल कर गया ग्रेविटी की वजह से। जब इसकी स्पीड 10 हो गई तो 10 और 5 15 मीटर ट्रैवल किया। जब इसकी स्पीड 20 हो गई तो ये 25 ट्रैवल किया। बट नाउ दैट इट इज गोइंग अपवर्ड्स, अब इसका डिस्प्लेसमेंट 70 में से 5 कम करना पड़ेगा, ग्रेविटी जो है उसका 5 कम कर देगी, तो ये 65 मीटर्स ट्रैवल करेगा अपने फर्स्ट सेकेंड में। ओके, इसको मैं ग्राफ पे बनाता चलूंगा तो तुमको इसकी प्रैक्टिकलिटी समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा इसके लिए टाइम स्पेंड करना वर्थ इट रहता है। ऑल राइट, इसको जल्दी जल्दी बना देता हूँ। चलिए, अप्रॉक्सीमेटली ये मैंने बनाया है ना, इस पे वैल्यूज लिखनी रह गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसको क्लोजली समझना। तो फर्स्ट सेकंड में मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि ये 70 की स्पीड से ऊपर गया था तो खुद से 70 ट्रैवल करता, पर इसको ग्रेविटी 5 कम करके 65 ही ट्रैवल करवाएगी। तो सबसे पहले सेकंड में ये पहुंचेगा 65 वाले मार्क पे फर्स्ट सेकंड पर, ठीक है। चलिए, ये इसका पहला लोकेशन हो गया।
इनिशियल तो 0 पे था ही। अच्छा, इसके बाद इसकी स्पीड हो गई होगी 60, उसमें से 5 माइनस करेंगे तो 55 मीटर्स ट्रैवल करेगा। तो अब 65 प्लस 55 कौन सी लोकेशन पे पहुंचा ये बताओ मेरे को। दिस इज 120, है ना। तो 120 पे ये पहुंच गया, करीब इससे थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ से ये 2 वाली लाइन ऊपर कर देते हैं और ये थोड़ा सा इससे नीचे अपन एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया इसका 120 वाला पॉइंट। यहाँ पे हो गया सा 65 मीटर्स वाला पॉइंट। अच्छा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 50 और फिर 5 कम करेगा तो इस बार 45, फिर 35, फिर 25, फिर 15 और फिर 5। तो ये इसका 5 वाला हमेशा लास्ट सेकंड होता है, इसके बाद ही वापस रिटर्न जर्नी शुरू कर देता है। तो रिटर्न में भी इसका ये होगा 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 65। ठीक है, बिल्कुल ऐसी इसकी रिटर्न जर्नी चलेगी। और अब इसको मैप कर देते हैं बड़े आराम से। तो 55 ये 120 का मार्क आ गया। इसके बाद आप 45 और ऐड करोगे इसके ऊपर, तो 120 प्लस 45 आपको 165 पे लेके जाएगा, जो कि 120 और 180 के बीच में यहाँ कहीं होगा। तो 165 वाला मार्क इधर बना दिया और ये 3rd सेकंड से इसको मैंने ओवरलैप करवा दिया। ठीक है, चलो ये आ गया तीसरा। नेक्स्ट आ जाएगा 35 ऐड करना है 165 में, तो ये आ जाएगा 200। तो दिस इज़ 180, यहाँ पे करीब 200 का मार्क होता है। और ये चौथे सेकंड से इधर। और कहाँ पहुँच गए हम 200 मीटर्स पे पहुँच गए। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 225, उसके बाद 240 और फिर फाइनली 245। ठीक है, तो यहाँ से 225, जो कि इससे थोड़ा सा यहाँ इतना ऊपर आ जाएगा या थोड़ा और। देखो ये वाला गैप हमने 20 का लिया है, तो 25 का गैप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 225, फिर यहाँ आ जाएगा हमारा 240 और ये टॉप वाले पॉइंट को गायब कर देते हैं और इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 245 मीटर्स का। ठीक है, इन्हीं स्ट्रेट लाइंस को हमको आगे एक्सटेंड कर देना है, क्योंकि ये पूरे ग्राफ में कवर कर रहा है इनफैक्ट। मतलब वापस इन्हीं पॉइंट्स को ये टच करता हुआ आएगा, इसी हाइट को टच करता हुआ आएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिमेट्री बन जाती है। लेट मी जस्ट चलो, तो अब आपको दिख रहा है ये परफेक्ट ब्यूटीफुली सिमेट्रिकल सा ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, इन सबको आप कवर कर लो, इन सारे पॉइंट्स को आप टच करते हुए जब आप इसको एक एक कर्व में कवर करने की कोशिश करते हो, तो ये जो कर्व है ये परफेक्ट पैराबोला कर्व बनता है। ठीक है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो भी यही कर्व बनता है ना, सबको पता होगा इस कर्व के बारे में। और ये कुछ इस तरीके से कवर हो जाए तो अच्छी बात है, पर ये नहीं होगा। जस्ट अ मिनट, चलिए, दिस इज द क्लोजेस्ट आई कुड गेट। ठीक है, ये कर्व बिल्कुल वैसे काफ़ी एग्जैक्ट है, क्योंकि देखो 240 और 245 के बीच में इतना सा ही गैप होना चाहिए था जितना इस कर्व ने हमको रिप्रेजेंट करके दिया है। तो हमने ये 245 वाला मार्क ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर ही बनाया था, इसको हम थोड़ा सा हाइट कम कर दें तो ये परफेक्टली इस कर्व के साथ ही मैच हो जाता है। ठीक है, तो छोटी मोटी मिस्टेक्स के अलावा ये कर्व आपको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करके दे देता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे किस टाइम पे होगा। इस चीज़ को पूरा एनालाइज करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, एक बार अगर आपने ये मेहनत कर ली, लेट्स से कि आप 60 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाने वाले ऑब्जेक्ट का एक बार ये ग्राफ बना लो,
तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि ये किस किस टाइम पे ओवरलैप कर रहा है सेम लोकेशंस पे। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो 65 वाली हाइट है, इस पे ये फर्स्ट सेकंड पे भी है और लास्ट से 1 सेकंड पीछे पे भी है। ठीक है, जब आप 2 सेकंड आगे थे तो आप जिस हाइट पे थे एग्जैक्टली 2 सेकंड फॉल से पहले आप उसी हाइट पे थे। तो इट्स अ परफेक्ट सिमेट्री ऑल अलोंग, हर जगह आपको सिमेट्री मिल जाती है। ठीक है, 3 सेकंड, यहाँ से भी 3 सेकंड्स, 4, यहाँ से भी 4। तो आप इस चीज़ को बड़े आराम से चेक कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की बेसिकली वेलोसिटी के लिए। तो छोटी वेलोसिटीज़ तो और भी ज़्यादा ईजी हो जाती हैं, जो कि आगे के चैप्टर्स में मिल जाती हैं। जैसे मान लो 30 मीटर पर सेकंड से अगर किसी ने ऊपर उछाला ऑब्जेक्ट को, तो उस ऑब्जेक्ट का क्या होने वाला है? ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले 25 मीटर कवर करेगा। क्यों? 30 माइनस 5। उसके अगले सेकंड में ये 15 मीटर कवर करेगा और उसके अगले सेकंड में 5 मीटर कवर करेगा। ये 3 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई? इन सब का टोटल हो गया 20 + 25 45 मीटर्स। इतनी सिंपल तरीके से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो अगर आप इस पर थोड़ा सा टाइम लगाओ। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को देख के या एक आध बार रिपीट भी कर लोगे तुम वीडियो को, फिर भी आपको कुछ चीज़ें हमेशा डाउटफुल ही लगेंगी जब तक आप इसको खुद से करोगे नहीं। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्री कुछ और भी चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपको बोला जाए कि एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से बिल्डिंग की हाइट हमें नहीं पता और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से नीचे थ्रो किया था हमने 20 मीटर पर सेकेंड से, और हमने देखा कि ये 4 सेकेंड्स में ये ग्राउंड को हिट कर देता है। ठीक है, 4 सेकेंड बाद ये ग्राउंड पे पहुंच जाता है। तो इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी? तो इस बिल्डिंग की हाइट निकालने के काफ़ी सारे तरीके हैं। जो मेरा तरीका है उससे निकाल के पहले बता दूं, तो मैं ये बोलूँगा कि पहले सेकंड में ये 20 + 5 25 मीटर्स कवर कर रहा होगा। प्लस क्यों किया इस बार? क्योंकि ये नीचे जा रहा है ऑलरेडी। 20 तो ये अपनी वेलोसिटी से जाएगा और 5 ग्रेविटी और नीचे करेगी इसको। ठीक है, अगर ये इनिशियली 25 से जाएगा तो उसके अगले सेकंड में कितना? 35। उसके अगले सेकंड में कितना? 45। उसके अगले सेकंड में कितना? 55। तो इसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 55। देखो इनका एडिशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ये दोनों पार्ट्स का एडिशन और ये दोनों पार्ट्स का एडिशन हमेशा सेम आएगा। तो देख लो ये भी 80 है और 55 + 25 भी 80 है, तो 160 मीटर्स की इस बिल्डिंग की हाइट होनी चाहिए। दैट इज़ माई प्रिडिक्शन। अब इस चीज़ को आप कैलकुलेशंस कैसे करो, अगर आप मेरे से पूछोगे कि इसका ऑन पेपर कैलकुलेशन करना होता तो कैसे करते, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दिस वन इज़ ऑब्वियसली फॉर कॉम्पिटिटिव वर्क। अगर आपको स्कूल में करना होता तो आपको लिखना पड़ता कि डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हो ut + हाफ at²। क्योंकि इस इक्वेशन में हमें टाइम पता है तो आप टाइम वाली इक्वेशन यूज़ करोगे। फाइनल वेलोसिटी पूछी नहीं है, पूछी जाए तो भी कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि 20 के बाद अगर 4 सेकंड और मिल जाएंगे इसको तो 20 + 40 इसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो दीज कैलकुलेशंस विल गेट ईजियर अगर आप इस तरीके से समझना शुरू करते हो ग्रेविटी को। अगर आप ऑन पेपर करना चाहते तो ये लिखते, फिर आप कहते कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? नीचे की तरफ थी -20, टाइम इसको 4 सेकंड लगा। ग्रेविटी भी नीचे की तरफ थी -10 और टाइम अभी भी इसको 4 सेकंड लगा। ऑब्वियसली टाइम तो दोनों जगह सेम ही लिखेंगे। तो ये आंसर आएगा -80 मीटर्स प्लस हाफ माइनस का 10 16। तो ये 2 से इसको काटा 8 हो गया। ये -80 आपका -160 मीटर्स का आंसर ऑफिशियली भी आ गया। ठीक है, ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। अच्छा, अगर आपको ये इक्वेशन लगानी पसंद नहीं है तो आप इसको v² - u² से भी कर लो। v² - u² = 2as में हम ये बोलते हैं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 4 सेकंड बाद 60 मीटर पर सेकंड हो गई होगी। तो यहाँ पे 60 का स्क्वायर 3600, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 400, एक्सेलरेशन -10, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे देता। ठीक है, हाउएवर ये एक स्टेप थोड़ा सा अजीब ले लिया मैंने। आपको ऑब्वियसली लग रहा होगा कि सर आपने पहले वेलोसिटी निकाली और फिर इस फॉर्मूले को यूज़ किया, इससे अच्छा यही कर लेते। हाँ तो कर लेते, इससे अच्छा ये कर लेते। अच्छे करने के तो बहुत ऑप्शंस हैं, बुरा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3200 अपॉन -20 ये आपका आंसर आ जाता, और ये कटा, माइनस को आप काट नहीं सकते इस बार। ये आपका आंसर आता माइनस का 160 मीटर। और ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को, इसलिए यहाँ पे एक माइनस आया, इसलिए यहाँ पे भी एक माइनस आया। और यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि हमने एक एक को माइनस में लिखा नहीं। टेक्निकली हमें इनको माइनस में लिखना होता तो ये सब माइनस में दे देते। तो वो डिस्प्लेसमेंट का खाली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है माइनस साइन, है ना। तो इस चीज़ के लिए ज़्यादा आप टेंशन मत लेना। समझ रहे हो ग्रेविटी को? अब एक केस मैं और कराना चाहता हूँ जिसमें एक ऑब्जेक्ट, अच्छा नहीं, उस केस से पहले एक इंटरेस्टिंग पार्ट। ये जो ग्राफ बनाया हमने, ये ग्राफ हमने बनाया इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ।
अगर आपको पूछा जाए कि इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बात को समझ लो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता, इनफैक्ट मैं ऊपर वाले ग्राफ को कॉपी करके नीचे लाता हूँ और उसी में चेंजेस समझाता हूँ आपको। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि नेक्स्ट जो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल कराने जा रहा हूँ, एक बाउंसिंग वॉल वाला, जो कि एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है, उस क्वेश्चन के लिए आपको ये वाला पार्ट काफ़ी अच्छा लगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरीके से था। डिस्प्लेसमेंट की एक प्रॉपर्टी है कि वो आपका पॉजिटिव में भी जा सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है। इसके बाद ही ग्राफ नीचे अगर जा रहा होता तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव की तरफ ले जाते, कोई दिक्कत नहीं होती। पर आपको अगर पूछा जाए कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताओ, तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाती। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ का ये वाला पॉइंट जहां से इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे जाना शुरू किया, देखो डिस्टेंस की क्या प्रॉपर्टी है, इट कैन नेवर गो, क्या क्या बोलेंगे, इट कैन नेवर डिक्रीज। तो अगर ये 245 की हाइट तक पहुंचा था इनिशियली, यहाँ तक तो इसका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा था और ये आगे जाता जा रहा था, दूर जाता जा रहा था, तब तक इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ग्राफ सेम था। पर अब जब इसका डिस्टेंस, अब जब ये वापस नीचे आना शुरू करेगा तो इसका डिस्टेंस वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई यहाँ पे पूछे कि इसका डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स कितना रहा होगा, ठीक है, हम ये 70 मीटर पर सेकेंड वाले केस की बात कर रहे हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो डिस्प्लेसमेंट एट 10 सेकेंड्स के लिए आप सिंपली ये इक्वेशन लगा सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि ये इक्वेशन देती ही आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, तो ये इक्वेशन आपको धोखा नहीं देगी। करके बता देता हूँ मैं। तो अब अगर यहाँ पे आप इसके लिए सॉल्व करो, डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 70, टाइम आपसे 10 सेकेंड्स का बोला गया है, हाफ एक्सेलरेशन और टाइम का स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे 700 माइनस 1000 का आधा 500, और ये आपका आंसर आ जाता है 200 मीटर्स। क्या ये 10 सेकेंड पे 200 मीटर्स पे है? तो हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि 10 सेकेंड्स वाले मार्क पे ये 200 मीटर्स की हाइट पे है। राइट, काफ़ी अच्छा लगा इसको देख के। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो परफेक्टली दे देता है ये फॉर्मूला, पर यही अगर आपसे बोल दिया जाता कि इसका डिस्टेंस निकाल के दे दो, अगर आपको डिस्टेंस एट टी इज इक्वल टू 10 बोल दिया जाता, तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते। तो तब आप क्या करते? तब आपको लगाना पड़ता थोड़ा सा दिमाग। तब आप कहते कि ये 245 तक तो आगे गया है, 245 तक तो ये आगे आगे चलता रहा है, उसके बाद जब ये मुड़ के वापस आया, तो आप इसको ऐसे ही सोचो कि ये 245 तक अपनी मैक्सिमम हाइट पकड़ी इसने। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ये 245 वाले मार्क तक तो मैक्सिमम गया है, और फिर यहाँ से मुड़ के वापस पीछे आया है, और फिर 200 मीटर वाले मार्क पे ये टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे अवेलेबल था। तो इसकी डिस्टेंस कितनी ट्रैवल्ड होगी? इसकी डिस्टेंस होगी 245 प्लस वट एवर दिस गैप इज। अब ये गैप कितना है? तो 245 से 200 का गैप कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा ना। तो इसका डिस्टेंस आप लिखोगे 245 प्लस 45, तो ये 290 मीटर्स का इसका डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। अच्छा, हाउ डू यू कन्वर्ट ऑल दिस इनटू अ ग्राफ? आपको इसका ग्राफ अगर बनाने को बोल दिया जाए तो आप कैसे बनाओगे? तो इस पार्ट को हम वापस से छोटा करके यहाँ ऊपर रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। तो इस ग्राफ का कन्वर्जन बड़ा सिंपल है। कन्वर्जन सिर्फ ऐसे करना है कि इस 245 वाले मार्क के आगे आगे वाला पार्ट मिटा देना है। ठीक है, तो इसके आगे आगे वाला पार्ट आप मिटाओ, ये यहाँ से सारा का सारा ये मिट जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? ये इंक्रीज तो दिखा ही रहा है, इसकी स्पीड तो बढ़ ही रही है, जिसका मतलब है कि इसका ग्राफ स्माइलिंग तो होना ही चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो नीचे था, इसका एक मिरर इमेज ऊपर ले लेनी है, और ये हो गया आपका काम। ठीक है, इस नीचे वाले को आप हटा सकते हो, इसको मैं गायब कर देता हूँ, और ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन गया। अब उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको लिखना पड़ेगा, ये मैं करके नहीं दूंगा आपको। ठीक है, बट दिस इज हाउ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वुड लुक लाइक। तो आप किसी भी सेकंड पे इसको और ऊपर ही एक्सटेंड करोगे। यहाँ पे आपको हर एक सेकंड के लिए डिस्टेंसेस निकालने हैं, तो आप निकाल भी सकते हो, जैसे मैंने ऊपर निकाला है ना। तो आपको गैप देखना पड़ेगा कि वो जिस भी पॉइंट पे अवेलेबल था, जैसे अगर मैं 11 सेकंड की बात करता हूँ, तो 11 सेकंड पे वो अगर 165 वाली हाइट पे था, तो उसने डिस्टेंस कितना किया होगा? उसने डिस्टेंस किया होगा 245 प्लस 245 से 165 के बीच का गैप कितना होता है? तो 245 से 165 के बीच का गैप 80 मीटर्स का हो जाएगा, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 245 प्लस 80 मीटर्स का। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्टेंसेस बार बार निकाल सकते हो, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ऑलराइट,
ऑल राइट। ऐसे में आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक मैं क्वेश्चन का टाइप पहले करा देता हूँ। जैसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको बोला जाता है कि एक विंडो है किसी भी घर में, और इस विंडो की हाइट लेट से आपको दी हुई है, नहीं सीढ़ी, नहीं कुछ नहीं, सीढ़ी, इसको बंद कैसे करते हैं यार? Is there something else I can help with? देखो टैप करने से तो बंद नहीं होती है। There's nothing to stop here. Check if the device is on your home Wi-Fi network. ओके ओके, तो आपको किसी बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, और इनफैक्ट बिल्डिंग की हाइट भी नहीं पता, एक विंडो दी हुई है। इस विंडो की हाइट कुछ भी आप दे दो, लेट्स से मैंने यहाँ पे बोल दिया इस विंडो की हाइट है 45 मीटर्स की, और अब मैं यहाँ नीचे से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है। लेट्स से इस ऑब्जेक्ट की हमने इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड रखी है। तो यहाँ विंडो में एक पर्सन है जो इस विंडो के जस्ट बाहर इस ऑब्जेक्ट को देखता है, ठीक है। ये 45 को इधर कर लो, और अब ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट को जस्ट बाहर दिखेगा, तो वो दो टाइम पे दिखेगा, एक तब जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा, और फिर एक तब जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन दीज टू साइटिंग्स, टाइम इंटरवल बिटवीन दीज टू साइटिंग्स, ठीक है। बिल्कुल छोटा छोटा लिख रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज में नहीं लिख रहा, कि इस दो बार इसने ऑब्जेक्ट को देखा होगा तो इसने क्या किस टाइम इंटरवल में देखा होगा उस ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, आप इसके इस एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में पुट कर दो, ये क्वाड्रेटिक है, अपने आप दोनों टाइम्स की वैल्यू दे देगी, उनके बीच का गैप निकाल लेना, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप जाते टाइम का अलग सॉल्यूशन कर लो। आप जाते टाइम का देखो कि ये इनिशियली 50 से चल रहा था, ग्रेविटी इसको -5 कर देगी, तो ये पहले सेकंड में यहाँ पहुँच जाएगा, तो t इज इक्वल टू 1 पे तो ये यहाँ पहुँचेगा ही। अच्छा, बाय सिमेट्री हम जानते हैं कि अगर ये स्टार्ट होने के फर्स्ट सेकंड में यहाँ पहुँचा था, तो ये लास्ट सेकंड में यहीं से नीचे आ रहा होगा इतनी हाइट से, तो इसको ज़मीन पे वापस आने में कितना टाइम लगेगा? हम जानते हैं कि 5 ऊपर जाने का और 5 नीचे आने का, ये 10 सेकंड की पूरी जर्नी लेगा। उसमें से यहाँ पे अगर फर्स्ट सेकंड पे है तो ये 9th सेकंड पे भी होगा, तो इन दोनों के बीच का गैप जो है वो 8 सेकंड्स आ जाना चाहिए। दिस इज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ सॉल्विंग। प्रैक्टिकल मतलब बिल्कुल ग्रेविटी को बच्चों की तरह समझते हुए, ठीक है। बच्चों की तरह मतलब ग्रेविटी को बच्चा समझ के, ठीक है। अगर आप इसको मैथमेटिकली करना चाहते हो तो आप इसमें ये काम कर सकते हो कि इसमें बोल सकते हो कि +45 मीटर पे एक विंडो थी, इनिशियली हमको 50 की स्पीड दी हुई थी, आप किस टाइम पे उस विंडो पे बैठे हो ये हमको बता देना है इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर में इस बात का ध्यान रहे कि आप जब भी एक्सेलेरेशन लिखो -10 लिखो, अगर आप प्लस लिख दोगे तो ये इक्वेशन कभी दो सॉल्यूशन दे ही नहीं सकती, दूसरा सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव होगा या बहुत ही अजीब होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बोलते हो कि +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन है, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर ही जाता रहेगा ना। फिर इक्वेशन उस सिचुएशन का सॉल्यूशन देगी जहां पे ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी अपवर्ड्स है और एक्सेलेरेशन भी अपवर्ड्स है, फिर तो ये ऑब्जेक्ट सेकंड टाइम कभी वापस आने ही नहीं वाला। तो इसमें आपने माइनस नहीं लगाया अगर, तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होने वाली। ओके, यहाँ पे टी स्क्वायर लिख दो, और इसको इसको जब आपने इसको इस तरीके से -5 कर दिया तो ये बन जाएगा, देखो लेफ्ट साइड ले आता हूँ, ठीक है। 5t स्क्वायर -50t + 45 इज इक्वल टू 0, 5 हट जाएगा सारी जगह से, तो t स्क्वायर -10t + 9 इज इक्वल टू 0। ये इसका इक्वेशन बन गया, और इसके दो सॉल्यूशन हो जाने चाहिए। क्या इसका सॉल्यूशन -9 -t + 9 इस ऐसे करने से आ रहा है? तो यहाँ पे t कॉमन लिया, t -9 आ गया, यहाँ पे 1 कॉमन लिया, t -9 आ गया, और इसका सॉल्यूशन हो गया t इज इक्वल टू 1, 9। तो ये दो सॉल्यूशंस आ गए, इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? 9 - 1 8 सेकेंड्स का गैप हो गया, एंड दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द आंसर। टाइम इंटरवल जो पूछा गया था बिटवीन दीज टू साइटिंग्स, वो 8 सेकंड का इंटरवल हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हो इन्हीं तीन इक्वेशंस को यूज़ करके, क्योंकि ग्रेविटी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का खेल है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशंस इतनी ही हैं, राइट। चलो, अब एक फाइनल टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जो बाउंस करेगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हम कैसे बाउंस करवाएं वो हमारी मर्जी है। तो लेट्स से, जस्ट टू मेक इट सिंपल, मैं ऐसा लेता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को हमने 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये एग्जैक्टली 8 सेकंड लेके वापस नीचे आएगा। मैं इसको थोड़ा सा आगे इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको टाइम का वो गैप पता चले। इनफैक्ट
अगर ये एक्चुअल में थोड़ा सा आगे जा भी रहा होता ना किसी स्पीड से, तो भी ये बिल्कुल वैसा ही मोशन दिखाता है, इसका वाई एक्सिस का मोशन उससे डिफर नहीं करता, ठीक है। तो लेट्स से ये वापस आता है 8 सेकेंड्स बाद, और ये -40 की वेलोसिटी लेके आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो इग्नोर्ड है। और फिर ये ऑब्जेक्ट टकराएगा, टकराने के बाद ये वापस ऊपर जब जाता है तो इसकी वेलोसिटी लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ओके। तो इसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली हाफ हो गई, जिसका मतलब है अब ये यहाँ से कुछ कम हाइट कवर करेगा और फिर ये वापस यहाँ आएगा। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी हाफ हो गई तो इसकी हाइट भी हाफ हो गई होगी कवर करने की? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं। चलो एक बार और टकराएगा, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और फिर ये वापस एक छोटी सी हाइट लेता है। अब मैं यहाँ पे इसको रोक देता हूँ, ठीक है। तो दीज 3 बाउंसेस आर इनफ। इसका हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना लेते हैं, फिर इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है जी। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी सिंपल कैलकुलेशन। पहले तो हम टाइम की बात करें, तो 40 से ऊपर जा रहा था तो ऑब्वियसली इस वाली जर्नी में इसने 8 सेकेंड्स लिए। फिर जब 20 से ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं 8 सेकेंड्स लिख देता हूँ, तो 2 सेकेंड ऊपर जाने के और 2 सेकेंड नीचे आने के, तो यहाँ पे 4 सेकेंड्स का जर्नी हो जाएगा इसका। और फिर 10 से जब जाएगा तो 1 सेकंड ऊपर जाने का और 1 सेकंड नीचे आने का, तो यहाँ पे 2 सेकंड्स का इसका जर्नी हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट आप सोचो ये ग्राफ ना एग्जैक्टली ऐसा सा ही दिखने वाला है, बस इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है। फॉर दिस वी कैन यूज अ ग्राफ दैट वी ऑलरेडी मेड। कहाँ गया हमारा एक सुंदर सा ग्राफ था ना, नहीं बनाया क्या? अच्छा ये नेगेटिव डायरेक्शन में बनाया था क्या? चलो मेरे को एक ग्राफ और बनाना पड़ेगा, मैं बनाता हूँ। तो ये 40 वाला ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितनी हाइट पकड़ता है? मुझे तो याद है क्योंकि मैंने बहुत बार यूज़ किया हुआ है, पर अगर आपको पूछा ही जाए तो आप क्या कर सकते हो? या तो आप कह सकते हो कि 35 + 25 + 15 + 5, क्योंकि 4 सेकंड का इसका ट्रैवल है, तो कुछ इसी तरीके से होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू भी 80 मीटर्स आ जाती है। पर मैं मानता हूँ कि अभी ये चीज़ तुमको आदत में नहीं है, क्योंकि तुमको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और क्वेश्चंस सब लोग करते हैं नहीं, तो पता नहीं इसकी आदत तुमको पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। पर अगर आप सिंसियरली चाहते हो इसकी आदत डालना, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। लॉजिक तो वही है कि अगर ये 40 से जा रहा है तो ऑब्वियसली इसका 40 सेकंड तो ये खुद से जाता, पर ग्रेविटी इसका 5 कम कर देगी, तो पहले सेकंड में ये 35 ही करेगा। फिर क्या होता है, फिर इसकी स्पीड 30 हो जाती है। 30 हो जाती है तो ये उसके बाद 30 - 5 25 ट्रैवल करता है। फिर उसकी स्पीड 20 हो जाती है तो ये 20 - 5 15 ट्रैवल करता है। फिर उसकी स्पीड 10 हो जाती है तो ये 10 - 5 5 ट्रैवल करता है, ठीक है। इस तरीके से तुमको इसको इमेजिन करना पड़ेगा अगर थोड़ा स्पीड में करना चाहते हो तो। सो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको s = ut + ½ at² से कर लो, ठीक है। उससे भी छोटा कोई तरीका है, v² - u² = 2as। जब भी आपको मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन करना हो, आप ये बड़े आराम से लगा सकते हो। तो आप कह सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी v 0 करनी है, इनिशियल वेलोसिटी जो भी दी हुई है उसका स्क्वायर करना है, और एक्सेलरेशन को -10 लिखना है। डिस्प्लेसमेंट आपको अपने आप मिल जाएगा। ये माइनस काटा, सोचो अगर यहाँ -10 नहीं लगाता तो डिस्प्लेसमेंट के आंसर में माइनस आ जाता, वो गलत होता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट माइनस ना आए। ये 0 हटा दिया, ये 2 से इसको 2 कर दिया, तो ये s की वैल्यू 80 मीटर्स आ गई, ओके। तो हमको ग्राफ में मैक्सिमम हाइट 80 मीटर्स की रखनी है, क्योंकि बाकी इवेंचुअली तो उससे नीचे ही गिरेंगे। तो मैक्सिमम हाइट 80। अब इस 100 तक की हाइट में आपका इनिशियली कैसा होने वाला है मोशन? 40 वाला जो है वो कैसे ट्रैवल करेगा? वो ट्रैवल करेगा 35 25 15, आगे आगे चलता जाएगा ना। तो सबसे पहले सेकंड में वो हमको मिल रहा है 35 की हाइट पे, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। ये 35 वाली हाइट आ गई। उसके बाद ये 25 और ट्रैवल करेगा, तो 35 + 25 कितना होता है भाई? 60। तो उसके अगले सेकंड पे ये हमको मिल रहा है इस 60 वाले मार्क पे, ऑलराइट, ये भी लगा दिया। उसके अगले सेकंड में ये 15 और ट्रैवल करेगा, तो 60 + 15 इज 75, तो ये 75 वाले मार्क पे यहाँ पे मिला, और उसके अगले सेकंड में ये 80 वाले मार्क पे मिला, है ना। काम ये थोड़ा सा स्लो ही है, पर देख लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चल ये 80 वाला मार्क टच हुआ। अगेन वापस नीचे आते हुए सेम सिमेट्री फॉलो होने वाली है, तो आई जस्ट मेक दिस कर्व राइट, और उससे बाकी सब अपने आप ही सेट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज क्लोज इनफ, ओके। ये हमारा पहला कर्व हो गया जो 8 सेकंड तक का बताएगा। 8 सेकंड के बाद वो 20 की हाइट 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलेगा, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? तो अब जब ये 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा
तो ये पहले सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा, जल्दी से बताओ। 20 माइनस 5 15, और उसके अगले सेकंड में स्पीड कम हो जाएगी 10, और फिर 5 आ जाएगा, है ना। ये 5 15 25 35 ये तो चल ही रहा है। फिर ये वापस नीचे 5 आएगा, फिर ये वापस नीचे 15 आएगा। तो अब ये खाली 20 मीटर्स की ही हाइट टच करेगा, ठीक है। तो अब जब ये ज़मीन पे आ चुका है ना, इसके 2 सेकंड बाद ये खाली 20 मीटर्स की हाइट टच कर रहा होगा यहाँ पे, और पहले सेकंड पे ये 15 मीटर्स वाली हाइट टच कर रहा होगा। तो अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, फिर 1 सेकंड बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, उसके अगले सेकंड ये ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, फिर ऑब्वियसली यहाँ वापस, और फिर बैक टू ग्राउंड। तो यहाँ पे एक छोटा सा कर्व ऐसा बन जाना चाहिए, और फिर इसके अब 1 सेकंड बाद क्या होने वाला है, या उसके उसके बाद इवेंचुअल मोशन कैसा होने वाला है। अब ये 10 मीटर पर सेकंड की हाइट से ऊपर जा रहा है। 10 मीटर पर सेकंड की हाइट से ये खुद से 10 मीटर ट्रैवल करता, पर ग्रेविटी उसको 5 कम कर देगी, तो ऊपर जाएगा 5 मीटर, फिर नीचे आएगा 5 मीटर। तो अब इसकी हाइट खाली 5 मीटर्स की होगी, जिसको हम यहाँ पे फाइनली ये 5 मीटर्स वाली लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और अब ये सिर्फ 5 मीटर ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब इसका ये जो हुआ पूरा का पूरा, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दिक्कत तब आती है जब आपको बोल दिया जाए कि इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने में थोड़े से पसीने निकलते हैं, पर हम कर लेंगे। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के साथ साथ ना तुम एक काम और कर सकते हो, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बना सकते हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोस्ट पार्ट सेम होते हैं, सिर्फ वहाँ जाके चेंज आता है जहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। तो जहाँ वेलोसिटी नेगेटिव होती है वहाँ स्पीड पॉजिटिव करनी पड़ती है, तो एग्जैक्टली नेगेटिव वाले का रेप्लिका लेना पड़ता है। मेरे को लगता है उसका क्वेश्चन आज तो अपन नहीं छेड़ रहे, पर छेड़ना पड़ेगा किसी दिन। फिलहाल अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता तो वो कैसा होता, वो भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो टाइम का तो अभी भी यहाँ पे पूरा फंक्शन आपको वही वाले ग्राफ से बनाना चाहिए, क्योंकि वो 14 सेकेंड्स का परफेक्ट ग्राफ है, ठीक है। और वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो 40 से शुरू हुई है, तो धीरे धीरे कम ही हो रही है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैं थोड़े छोटे मार्कर्स बना देता हूँ वेलोसिटी के। यहाँ पे हम ले लेते हैं 10, यहाँ पे ले लेते हैं हम 20, कितना गैप कर दिया, ज़्यादा कर दिया, 10 20 30 40। तो आप इनिशियली 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चले थे। ओह ओके, स्पीड टाइम ग्राफ भी बनाऊंगा, है ना, आपका काम हो जाएगा। जो आपको मैं कह रहा था कि नेगेटिव नहीं होती है स्पीड, वो दिखाता हूँ मैं आपको। चल, इसको पहले यहाँ लेके आते हैं, और यहाँ मार्क लगाना शुरू करते हैं। 10 20 30 40, यहाँ पे नीचे -10 -20 -30 -40। इससे ज़्यादा जा नहीं रही है, तो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जब ये ऑब्जेक्ट शुरू हुआ तब इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। फिर इसको 8 सेकंड तक हमने हवा में छोड़ दिया। तो फॉर द नेक्स्ट 8 सेकंड्स इस पे पूरे टाइम ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लगाए -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता तो इस पूरे टाइम पे ये नेगेटिव में चलता होता, एक इस पॉइंट पे एकदम से एक पीक पकड़ता। क्यों? क्योंकि फॉर दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम जब ये नीचे 40 की स्पीड से जा रहा था और फिर टकरा के वापस ऊपर आया, फॉर दिस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा होगा ऊपर की तरफ, है ना। ऑब्वियसली ज़मीन ने लगाया उसको, तो ये एकदम से उस फोर्स की वजह से ऊपर गया था। वहाँ पे एक इंस्टेंट के लिए एक पीक आता है जो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन दिखाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर जैसे ही हवा में हो जाता है वापस वो पूरा -10 के उस पर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पीक मैं दिखाता हूँ आपको कैसे नज़र आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये पीक कैसा दिखता है। हम लोग अज्यूम करते हैं कि कोलिजन में कोई टाइम नहीं लगा होगा, जबकि थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे पहले 8 सेकंड के लिए इस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा रहा होगा, पहले 4 सेकंड के लिए सोचो, हर सेकंड में इसकी स्पीड 10-10 कम हुई होगी, ठीक है। तो ये पहले 4 सेकंड में इस पॉइंट से ये इस तरीके से नीचे आया है ना। तो इसकी स्पीड +40 से लेके 0 हुई है 4 सेकंड्स के अंदर अंदर, और फिर ऑब्वियसली अगले 4 सेकंड्स में इसकी स्पीड -40 तक भी पहुंची है, ठीक है। तो यही लाइन कंटिन्यू हो जाएगी और ये यहाँ पे बड़े आराम से जुड़ जाएगी। दिस इज हाउ द फर्स्ट 8 सेकंड्स लुक लाइक। ये लाइन हटा देता हूँ। अब क्या हुआ, अब इसकी स्पीड आप देखो क्या हुई। एकदम से ज़मीन से टकराने पे इसकी स्पीड -40 से लेके +20 पे पहुंच गई इंस्टेंटली। तो इसकी स्पीड इंस्टेंटली +20 करनी पड़ेगी। इसी
क्षण इसकी स्पीड को +20 लेके जाना पड़ेगा। तो इसकी स्पीड, अब इसी क्षण का क्या मतलब है? क्या ये एग्जैक्टली 8 सेकेंड्स वाले टाइम पे ही ऊपर पहुंच जाएगी और इसकी स्पीड +20 हो जाएगी? नहीं ना, कुछ एक हल्का सा तो टाइम लैग रहा होगा, है ना, जरा सा तो इसका 8 सेकेंड्स के आगे की तरफ आ रहा होगा ये पॉइंट। इसको मैं बिल्कुल बारीकी से बताऊं तो ये यहां से, सॉरी, ये वाली लाइन हटाते हैं, ठीक है। ये 8 सेकेंड वाले मार्कर पे यहाँ था और 8 से जस्ट थोड़ा सा आगे, हो सकता है 0.1 सेकेंड आगे हो, पर 8 से बस थोड़ा सा आगे कोलिजन के टाइम के बाद ये यहाँ पहुंचा होगा। तो फॉर दिस वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम आपका जो ग्राफ है वो नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव पे ऐसे ऐसे ऊपर आता है, ठीक है। अब ये इतना स्टीप इसका स्लोप है, इसका स्लोप अगर आप 0.1 सेकंड के गैप के हिसाब से देखोगे, अगर आप कहते हो कि ये 8.1 सेकंड्स पे ये यहाँ पहुंचा हुआ है और 8 सेकंड्स पे ये यहाँ पहुंचा हुआ था, तो आप कहोगे कि ये +60 मीटर पर सेकंड की हाइट 0.1 सेकंड्स में चेंज कर रहा है, राइट। +60 क्यों? क्योंकि 40 नीचे और 20 ऊपर, तो आपका यहाँ पे 600 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन आ जाता है, ठीक है। दिस इज द काइंड ऑफ एक्सेलेरेशन जो छोटे मोटे कोलिजन आपको देंगे, और ज़्यादा भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0.1 सेकंड से भी कम टाइम लगा होगा कोलिजन में। तो ये ग्राफ यहाँ से इस तरीके से ऊपर आ जाता है, जो अप्रॉक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन नज़र आता है, ठीक है। चलो, तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ गया। ज़रा सा आप इसको पीछे कर पाओ तो कर लो, नहीं तो मुश्किल है इसको ऐसे करना। चलो, मैं ये वाली लाइन हटा देता हूँ जो ग्राफ का पार्ट नहीं है। अब ये यहाँ से 4 सेकंड के लिए वापस ग्रेविटी के साथ चलेगा और इसकी स्पीड वापस -20 हो जाएगी यहाँ पे, फिर एकदम से 10 पॉजिटिव, है ना भाई। तो मैं इस मार्कर को यहाँ पे सही लगा देता हूँ। ये यहाँ पे क्रॉस किया इसने, फिर ये वापस +10 पे आ गया एकदम से, और फिर ये वापस -10 तक गया है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगेन जो लाइंस ग्राफ का पार्ट नहीं है वो हटा दूँ, तो ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो कुछ ऐसा दिखेगा। अब अगर आपको यहाँ पे कोई बोल दे कि इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ, तो इसी में आपको चेंजेस करने हैं। ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आसान चेंजेस हैं, जल्दी से कर लेते हैं। इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। वैसे ये अकेला क्वेश्चन ही सारे के सारे ग्रेविटी के केसेस को कवर कर लेता है, पर अब स्पीड टाइम ग्राफ में ये नेगेटिव ग्राफ या नेगेटिव सेक्शन आप बना ही नहीं सकते। स्पीड टाइम ग्राफ में हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ता है। तो क्या होगा, इसकी पूरी पूरी मिरर इमेज ऊपर आ जाएगी। तो आपको बहुत सीधी सी बात पता चल रही होगी कि देखो उसकी स्पीड यहाँ पे कितनी है, 5 सेकंड्स पे -10, तो स्पीड कितनी हो गई, ये तो वेलोसिटी है, स्पीड कितनी हो गई, स्पीड इसकी +10 होगी ना। तो बस इसी का आपको ऊपर का इमेज लेना है, इसी ग्राफ का आपका ऊपर का इमेज लेना है। तो ये जो लाइन आपने नीचे खींची थी, इस लाइन को आप एग्जैक्टली ऐसे ऊपर लेके जाओगे और यहाँ 40 वाली हाइट तक ले जाओगे, इस 40 वाली हाइट तक, ठीक है। यहाँ तक आ गया, और फिर ऑब्वियसली इसकी स्पीड ड्रॉप होगी और स्पीड ड्रॉप होकर 20 हो जाएगी, और फिर ये यहाँ से कंटिन्यू करेगा, फिर ये यहाँ से ऊपर आएगा और इसकी स्पीड वापस यहाँ, और फिर एकदम से ड्रॉप होके 10, और ये ग्राफ का नीचे वाला पोर्शन आपने हटा दिया और ऊपर वाले पोर्शन आपने बना दिए, ठीक है भाई। तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ स्पीड टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेक्शन में ना जाए। तो इसका स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों यहाँ पे बनाए हुए हैं। इनफैक्ट ये लास्ट का पोर्शन भी गायब करना पड़ेगा। तो इस लास्ट के पोर्शन में भी आपको यहाँ से यहाँ तक नीचे आना है और फिर यहाँ से यहाँ तक वापस ऊपर जाना है। तो कुछ इस तरीके से इसका स्पीड टाइम ग्राफ होगा, ठीक है। क्या है समझ? अब फाइनल पार्ट, और फाइनल पार्ट ही थोड़ा सा लंबा हो सकता है कि अब हमको जो ऊपर वाला ग्राफ था ये वाला, इसको कन्वर्ट करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, ठीक है। इसको आप यहाँ से नीचे करो, और ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को मैं पूरा का पूरा एक कॉपी कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। तो मैं बिल्कुल स्केल से नहीं चल रहा यार अब, ठीक है। आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ पे ही चलूँगा मैं, बिल्कुल एग्जैक्ट स्केल को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बेसिक आइडिया चाहिए हमको। हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने, देखो 80 + 80 160 + 20 180 + 20 200 + 10 210 एंड 220। तो इसने 100 और इसका डबल यहाँ 200 और करीब करीब यहाँ तक आते आते इसका 220 वाला मार्क टच हो जाएगा। तो ये ग्राफ इस हाइट तक तो जाना ही है।
मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा इसको ज़्यादा रफ, और मेरे को ढंग से ही करने में मज़ा आएगा। देख लो, 170, 180, 190, 200 और इससे थोड़ा सा यहाँ तक आते हुए 220। ठीक है, चल। तो अब क्या क्या पोर्शन गायब करना है, जहाँ जहाँ भी इसका डिस्टेंस लो जा रहा है उसको ऊपर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 80 का मार्क है ना, टॉप वाला, ये वाला मार्क 80 था। तो जब ये वापस यहाँ से नीचे जाएगा तो ये 160 तक तो पहुँच ही जाएगा। तो मैं 160 तक तो ये ग्राफ इसका जल्दी से बना देता हूँ, जो हमने पीछे भी बनाया था। तो ये इस पॉइंट से स्माइल करता हुआ 160 वाले ग्राफ को यहाँ टच कर देगा, एग्जैक्टली 8 सेकेंड्स वाले पॉइंट पे। तो यहाँ से ये स्माइल करता हुआ यूं ऊपर आ जाएगा। ठीक है, स्माइल क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अब इसका स्पीड जो है वो बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस का स्लोप भी बढ़ना पड़ेगा। आप देखो यहाँ से नीचे जाते टाइम इसकी वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है, मतलब स्पीड बढ़ रही है। ओके, ये वाला पोर्शन आप रब कर सकते हो इस ग्राफ का। क्लैरिटी है, काफ़ी है। चलो, ये इतना इतना तो हटाएं। अब देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको बता रहा है कि ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को जिस तरीके से आप, ये एग्जैक्टली exactly ऊपर की तरफ नहीं होगा है ना, इसकी वेलोसिटी एक ऐसा सा स्लोप, सॉरी, एक ऐसा सा ही स्लोप, जितना स्लोप इसका है उतना ही स्लोप इसका यहाँ पे भी आएगा। तो ये एग्जैक्टली exactly ऊपर की तरफ पॉइंटेड नहीं होगा। ज़्यादा प्रिसाइज हो रहा है ये, है ना। इतना डीप में जाना की अभी ज़रूरत नहीं है, किसी को भी नहीं है। पर हाँ, इसका स्लोप कुछ ऐसा बिल्कुल वर्टिकल नहीं होगा, कुछ ऐसा स्लोप होगा। ठीक है, इसका मैं ये वाला पोर्शन गायब करूँगा। चलिए, अब यहाँ से ऊपर की बात करते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट से ऊपर इसको स्लो डाउन होना है। तो स्लो डाउन होते टाइम ये थोड़ा 20 मीटर का डिस्टेंस और कवर करता है, और 20 मीटर का डिस्टेंस का मतलब है कि 160 से 180 तक थोड़ा स्लोइंग डाउन दिखाएगा फॉर द नेक्स्ट 2 सेकेंड्स। तो ये 10 सेकेंड्स तक ये स्लो डाउन पीरियड, और फिर 12 सेकेंड्स तक वापस स्पीडिंग अप पीरियड आ जाएगा इसका। राइट, इसको 12 पे ले आते हैं, और स्पीडिंग अप वाले टाइम पे भी इसको 20 मीटर ही और कवर करना है। तो ये वाली हाइट भी आप परफेक्ट ऐसे रख सकते हो। अब यहाँ से स्लो डाउन और फिर स्पीड अप, ऐसा। ठीक है, अच्छा, स्लो डाउन होकर बिल्कुल जीरो भी हो रही है ना इसकी वेलोसिटी एक पॉइंट पे, तो इसका कर्वेचर एग्जैक्टली जीरो कर सकते हो क्या यहाँ पर? अगर कर पाओ तो बहुत सही, अगर नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अ लिटिल एक्स्ट्रा डिटेल, इतनी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। चलो, ये इस तरीके से स्लो डाउन एंड स्पीड अप होगा। और फिर फाइनली क्या होगा, अगेन यही दोनों चीज़ें फॉलो होने वाली हैं। इस बार खाली 5 मीटर की हाइट के लिए 220 तक भी नहीं जाना है आपको, 210 पे रहना है आपको। ठीक है, क्योंकि इस बार खाली 5 मीटर्स की हाइट का एक्स्ट्रा गेन और फिर लॉस। ठीक है, तो 5 मीटर्स के लिए ये स्लो डाउन और फिर 5 मीटर्स के लिए ये स्पीड अप। तो ये 5 मीटर्स के लिए स्लो डाउन, अच्छा 5 मीटर्स का मतलब है ये 210 के भी आधे पे 205 पे होगा, तो इसके आधे पे होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक स्लो डाउन और फिर यहाँ से यहाँ तक स्पीड अप करेगा, और ये इसका फाइनल एज आ जाएगा। अब मैं इसका बाकी सारा पार्ट मिटाता हूँ ग्राफ का, तो आपको इसका खाली स्लोप नज़र आए। ठीक है, दिस ऑल कैन बी रिमूव नाउ। ये इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और जस्ट टू कंपेयर इट विद द अदर ग्राफ, आप ये तीनों ग्राफ्स एक बार यहाँ से कॉपी करो और यहाँ लगाओ। तो जस्ट टू कंपेयर विद दीज थ्री, आपको ये, इनका कलर मैं कर देता हूँ येलो, या और भी ज़्यादा चेंज करना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। अरे ये 8 सेकंड पे टच ही नहीं हो रहा, क्या हमने इसका साइज चेंज किया था क्या? साइज चेंज किया था, ये 14 वाले मार्क पे पहुंचा अब। ठीक है, अब इसका कलर चेंज कर देते हैं। क्या करूं, पिंक कर दूं? ठीक है, बिल्कुल हल्का सा कर दिया ताकि आपको दिख जाए। तो अब आप देखो, ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली वैसा ही चला, क्योंकि इस पूरे टाइम पे इंक्रीज हो रही थी। जहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव हुई या ये ऑब्जेक्ट डिक्रीज करना शुरू हुआ इसकी डिस्टेंस को, उसमें ये वाले पोर्शन का एग्जैक्ट कॉपी यहाँ आ गया, फिर ये वाले पोर्शन का एग्जैक्ट कॉपी यहाँ आ गया, फिर ये नीचे जाने वाले को वापस अप किया, फिर इसका कॉपी यहाँ आया, फिर नीचे जाने वाले पोर्शन को अप किया। कुछ इस तरीके से इसका पूरा ग्राफ बनता है। ठीक है, आज के लिए काफ़ी ग्रेविटेशन पढ़ लिया हमने, थैंक यू सो मच। अभी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें और होती हैं, पर ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आप पे ही छोड़ रहा हूँ। ये चीज़ हम
नहीं कवर करेंगे, ठीक है, या फिर लाइव क्लास में कवर कर लेंगे, जो कि है कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, तो ये चीज़ आप घर पे भी कर सकते हो। तो मैं आपको बस ये काम छोड़ के दे देता हूँ कि फॉर्मूला डिराइव करके रखो एक मैक्सिमम हाइट का। तो फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, बड़ा सिंपल है, आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाओ, हर बार बोलो मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो s की वैल्यू आ जाती है यू स्क्वायर अपॉन 2a, है ना। ग्रेविटी को g लिख दो ताकि ये माइनस साइन भी कट जाए, a इज इक्वल टू माइनस जी लिख दिया मैंने, तो ये माइनस साइन अपने आप कट गया। तो ये s जो आया, इस s को आप बोल सकते हो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे ये मैंने डिराइव किया वैसे आप इसमें और चीज़ें डिराइव कर लो, ठीक है। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक ये हवा में रहता है, उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो इसमें कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे, खुद दिमाग लगा, ठीक है। वैसे ये सारे फॉर्मूलाज हम डिराइव करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में भी, तो आप वहाँ से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, पर एक बार खुद ड्राइव करके देख लेना, ठीक है। वेलोसिटी एट टाइम टी, वेलोसिटी एट टी, ये एक अच्छा फॉर्मूला निकल के आएगा। एस एट टी, ये तो सारे फॉर्मूलाज आप यूज़ करते करते निकाल लो, ठीक है। तो बेसिकली ग्रेविटी में यही सब समझना था। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं यहाँ से बिता लेता हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों, गुड नाइट।